हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर तक हम एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ चुके थे। वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब चक्र, उससे पहले लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब चक्र और क्रेब चक्र के बाद अंत में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, टर्मिनल ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि किस तरह से वायवीय श्वसन पूरा होता है। अब यहाँ देखिए, एक बात और थी, जब हमने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पढ़ा उस समय भी मैंने बताया था कि जितने भी अपचयित कोएंजाइम है NADH2, FADH2, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में आते हैं और यहीं पर इनका टर्मिनल ऑक्सीडेशन होकर के और अल्टीमेटली इनकी ऊर्जा से ATP बनता है। और हम देख रहे हैं कि श्वसन की इस पूरी प्रक्रिया में NADH2 और NADH2 कई जगहों पर बने, ग्लाइकोलाइसिस में बने, लिंक रिएक्शन में बने और क्रेब चक्र में बने। FADH2 सिर्फ क्रेब चक्र में बना, ठीक बात है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चल रहा है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। अब देखिए, श्वसन का कौन सा भाग कहाँ हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। लिंक रिएक्शन कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब चक्र कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आप देखिए, लिंक रिएक्शन और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल में जो NADH2, FADH2 बन रहे हैं वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बन रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ETS चल रहा है, तो वो वहीं के वहीं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में काम आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समस्या आती है ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 के साथ। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में बना हुआ ये NADH2 अगर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के माध्यम से ATP बनाना चाहता है तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाना पड़ेगा। साइटोप्लाज्म में कोई ETS नहीं। अब देखिए, प्रॉब्लम और तब बढ़ जाती है जब माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियां NADH2 के लिए पारगम्य नहीं है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस में बना हुआ NADH2 अपने आप से सीधे ही माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता। हम गिन तो लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के NADH2 से भी ATP बनेंगे, लेकिन वो तब बनेंगे जब उस NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में लाया जाए। और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियां सीधे तौर पर पारगम्य नहीं है तो ये NADH2 डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा। कुल मिलाकर उस NADH2 में है क्या? ग्लूकोज की ऊर्जा से जो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों NAD से जुड़े तभी तो NADH2 बने। तो आप देखिए, उसी ऊर्जा और उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया जाएगा, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से, इनडायरेक्ट मेथड से। अब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं और कैसे वो ETS से ATP बनाते हैं, ये एक छोटी सी चीज हम और समझेंगे। हालांकि इस चीज को सीधे तौर पर NCERT ने नहीं दिया है, लेकिन NCERT ये लिख देती है कि ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 से भी 3 ATP बन जाएंगे। वो तब बनेंगे जब वो आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में उनके अंदर लाने का एक सिस्टम है और उस सिस्टम को नाम दिया जाता है शटल सिस्टम, ठीक है। क्योंकि NCERT में नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको तरीका जरूर बताना चाह रहा हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 ETS में कैसे भाग लेंगे। शटल शब्द का अर्थ क्या होता है? शटल शब्द का मतलब है कि इन दो स्थानों के बीच में आने जाने की प्रक्रिया। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो तो शटल कॉक होती है ना, जिससे खेलते हैं, एक जना इधर से मारता है, एक जना इधर से मारता है, तो उन दो लोगों के बीच में इधर से उधर जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही शटल सिस्टम है। शटल सिस्टम दो स्थानों के मध्य में आने जाने की इस प्रक्रिया को कहते हैं। तब देखिए, शटल सिस्टम के माध्यम से NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखी है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस में बने NADH2 के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शटल सिस्टम, ठीक है। कि मतलब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बने हैं, इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में लाएं, और ये चीज शटल सिस्टम के माध्यम से होगी, ठीक है। इससे ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाली ETS में भाग लेंगे और इनसे भी क्या बन जाएंगे? ATP। ये NADH2 जब अंदर आएगा तभी ETS में भी भाग ले पाएगा और तभी ATP भी बन पाएंगे। अंदर आने में समस्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियां NADH2 के लिए पारगम्य नहीं होती है, अतः शटल सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर पारगम्य होती तो इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, NADH2 खुद ब खुद अंदर आ जाता, लेकिन पारगम्य नहीं है, इसीलिए अब इसे अंदर कैसे लाया जाए ये विचार करना पड़ेगा। इसीलिए शटल सिस्टम बना है। कोशिकाओं में, सजीवों में दो प्रकार के शटल सिस्टम देखे गए हैं। शटल सिस्टम दो प्रकार के पाए गए हैं,
एक होता है ग्लिसरॉल फास्फेट शटल और दूसरा मेलेट एस्पार्टेट शटल। नाम याद रखेंगे, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल, मेलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, तो पहले तो समझ में आना चाहिए शटल सिस्टम क्या है। साइटोप्लाज्म में बने हुए NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाने का एक प्रक्रिया है। पूरा NADH2 अंदर नहीं लाया जाएगा, केवल उसके ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही ले आएंगे, क्योंकि मेनली तो ऊर्जा इसी में ही है। इनको अंदर लाएंगे और ETS में भाग लेंगे, जब जाकर के ATP बनेंगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ और ये दो प्रकार के शटल सिस्टम, और ऐसी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि झिल्लियां पारगम्य नहीं है। NADH2 के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियां पारगम्य नहीं है। ठीक है, दो प्रकार के शटल हैं। पहले बात करते हैं अपन ग्लिसरॉल फास्फेट शटल की। ग्लिसरॉल फास्फेट शटल ये अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है, पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, ये अधिक सामान्य है, बहुत सारी कोशिकाओं में मिलेगा, शरीर की ज्यादातर सेल में उपस्थित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मस्तिष्क, ब्रेन में, मसल्स में। ये दो तो एक दो एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिख दिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में इन दोनों के उदाहरण पूछे गए हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं, मांसपेशियों में या शरीर की अन्य और भी कोशिकाओं में ज्यादातर ग्लिसरॉल फास्फेट शटल ही चलता है। ठीक है, और ये तो पौधों की कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है, जंतुओं के अलावा पौधों की कोशिकाओं में भी उपस्थित है। अब देखिए, इस शटल की छोटी सी क्रिया विधि है, बड़ा आराम से समझ सकते हैं। मैंने एक डायग्राम बना रखा है, जरा उसको देखिएगा। मैंने यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने लिखा है OM। OM का मतलब होता है आउटर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? बाहरी झिल्ली, और चाहे तो लिख ले अपन यहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है। ठीक है, ये बाहरी झिल्ली किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों का मैंने थोड़ा सा हिस्सा बनाया है, समझ गए? और ये PMS मैंने आपको पहले बताया, OM आउटर मेम्ब्रेन, EM इनर मेम्ब्रेन, IM। और PMS क्या होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी कि दोनों झिल्ली के बीच की जगह जो होती है वो है। और अंदर वाली मेम्ब्रेन के बाद अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगात्री यानी कि मैट्रिक्स होती है। और ये आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म है। तो ये व्यवस्था पहले समझ में आनी चाहिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियां बना दी मैंने। झिल्लियों के बीच का अवकाश पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का भाग मैट्रिक्स, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म। समझ में आ गई बात? अब देखिए हो क्या रहा है। NADH2 साइटोप्लाज्म में बना, किससे बना? ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, तो हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से NADH2 बना। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बना है, ये देखिए इसका क्या होगा? ये ग्लाइकोलाइसिस से NADH2 आ गया। और बल्कि NADH2 को ढंग से कैसे लिखते हैं? NADH प्लस H, एक ही बात, वही NADH2। अब क्या होता है, यहाँ पर ये NADH2 के H प्लस और इलेक्ट्रॉन जो है लिए जाते हैं और इसको वापस NAD में बदला जाता है। और ये कौन लेता है? तीर का निशान दिखेगा, ये तो बन रहा है NAD, और इधर ये है DHAP, ये इसको लेकर के ग्लिसरॉल फास्फेट में बदल रहा है। अब ये DHAP क्या है? ये नाम मैंने ग्लाइकोलाइसिस में बताया है, फोटोसिंथेसिस में, केल्विन साइकिल में बताया है। DHAP होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, पहले बता चुके हैं ये। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस का ही सदस्य है। ठीक है, तो DHAP क्या करता है? इस NADH2 के ये H ले लेता है और ग्लिसरॉल फास्फेट में बदल जाता है, और NADH2 NAD में बदल गया। ये वाला NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा रहा। अब ये NAD तो वापस ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस भी तब तो सतत रूप से चलेगा जब उसको NAD मिलते रहेंगे। अगर NAD मिलना बंद हो जाएंगे तो प्रक्रिया रुक जाएगी, ध्यान रखना। ये NAD ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, NADH2 बंद कराएगा, और ये लगातार चलता रहेगा। NADH2 ने क्या करा? इधर DHAP को किसमें बदल दिया? ग्लिसरॉल फास्फेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियां ग्लिसरॉल फास्फेट के लिए पारगम्य है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जा सकता है, NADH2 नहीं जा सकता। ठीक है, तो ग्लिसरॉल फास्फेट बाहरी झिल्ली से होता हुआ आंतरिक झिल्ली पर आ जाता है, बल्कि ये झिल्ली के अंदर भी नहीं, झिल्ली पर ही आता है। ये अंदर आ गया, और यहां आकर के इसने क्या किया? वापस इसके वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मुक्त किए, और ये खुद तो किसमें वापस कन्वर्ट हो गया? DHAP में। और इसने जो मुक्त किए, ये इसने किसको अपचेद किया? FAD को FADH2 में बदल दिया। ये जो सारा कार्य है ये आंतरिक झिल्ली पर ही हो रहा है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा इधर बना हुआ है डायग्राम, लेकिन ध्यान रखें कि ये कार्य झिल्ली पर ही होता है। हमें मालूम है ना FADH2 कहाँ होता है? झिल्ली पर।
तो ये इस झिल्ली पर हो रहा है, जो मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया जगह की वजह से। तो हुआ क्या, देखो NaDH2 का तो ऑक्सीडेशन होकर NAD बन गया और इसने DHAP को अपने हाइड्रोजन दे दिया, वो ग्लिसरॉल फास्फेट में बदल गया। ग्लिसरॉल फास्फेट बाहरी झिल्ली, ये मेंस और आंतरिक झिल्ली को क्रॉस करता है, आंतरिक झिल्ली पर आता है। यहाँ आकर वो एक अपना हाइड्रोजन FAD को दे देता है, तो FADH2 बन जाता है और वो स्वयं किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस DHAP में। अब DHAP के लिए भी, ग्लिसरॉल फास्फेट DHAP दोनों के लिए झिल्ली पारगम्य है। ये DHAP वापस बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म। अब ये शटल है, देखिए ये गया, ये वापस आया, गया आया, इस तरह से चलेगा शटल। इधर जाके इसने क्या बना दिया, FADH2। लेकिन अब आप देखिए यहाँ हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके लाए थे, NaDH2 के, बट इसने दे किसको दिए, FADH2 को, FAD को दे दिया, FADH2 बन गया। अब हमें तो पता है कि FADH2 जब ETS में जाएगा तो वो तो कितने ATP बनाएगा, 2 ATP। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में बताया था कि FADH2 से 2 ATP बनते हैं, लेकिन इस NaDH2 में तो वास्तव में कितनी क्षमता थी, मैंने यहाँ लिख रखा है, इसमें 3 ATP बनाने की क्षमता थी, लेकिन वास्तव में बने कितने, 2 ही ATP बने। ग्लिसरॉल फास्फेट शटल में यही एक नुकसान है, यही इसकी एक कमी कह सकते हो कि 3 ATP बनने चाहिए थे, ऊर्जा तो इतनी थी लेकिन बने 2, 1 ATP का हमारे हिसाब से नुकसान हो गया। और प्रति शटल एक बार आया, 1 ATP का नुकसान। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए तो 2 बार चलेगी ना चीजें, ग्लूकोज यहाँ कितने, 2 NaDH2 बनते हैं, तो 2 शटल चलेंगे, 2 शटल चलेंगे तो कितने ATP का नुकसान हुआ, 2 ATP का। मैंने लिख भी रखा है, इसमें प्रति शटल 1 ATP का लॉस होता है, एक बार चलने में 1 ATP, और प्रति ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 ATP का लॉस होता है। ठीक है, इसमें 1 ATP कम बन रहा है, जो 3 बनने चाहिए 2 ही बन रहे हैं। प्रोसेस समझ में आया क्या है। यहाँ पर ग्लिसरॉल फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट शटल है और ये झिल्लियों को पार कर सकते हैं, ये पारगम्य है इनके लिए झिल्लियां। तो ग्लाइकोलाइसिस से साइटोप्लाज्म में जो NaDH2 बना, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन DHAP लेकर के ग्लिसरॉल फास्फेट में बदल जाता है। ग्लिसरॉल फास्फेट अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, FADH2 बनाता है और स्वयं वापस DHAP में कन्वर्ट हो जाता है। DHAP पुनः बाहर आ जाता है और ये कार्य लगातार चलता रहता है। इधर अंदर जो FADH2 बना, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करेगा और 2 ATP बनाएगा। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस में बने हुए NaDH2 की ऊर्जा अंदर तो आई, ETS से ATP भी बने, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर प्रक्रिया कुछ ऐसी रही कि यहाँ ATP से कितने बने, 2, बनने कितने चाहिए थे, 3। इसलिए ग्लिसरॉल फास्फेट शटल में प्रति शटल कितने ATP का नुकसान, 1 ATP। ठीक है, और प्रति ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने ATP का नुकसान, तो 2 ATP का नुकसान है। लेकिन यही शटल फिर भी ज्यादा चलता है, ज्यादातर कोशिकाओं में, पौधों में, इनमें सब में यही मिलता है, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, अब क्या अपन जब लास्ट में ATP गिनेंगे तो इन सब बातों को कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए अगला आते हैं, फिर आता है मेलेट एस्पार्टेट शटल। मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड का शटल है ये मेलेट एस्पार्टेट शटल। ये ज्यादा विकसित माना जाता है लेकिन ये मिलता कम है अभी। ठीक है, ये विकसित प्रकार का शटल है, किंतु कुछ अंगों की कोशिकाओं में ही उपस्थित है, जैसे किडनी में, लीवर में, हार्ट में, इनमें पाया जाता है। ये कम मिलता है, लीवर, किडनी, हार्ट जैसे जो विशिष्ट वाइटल ऑर्गन है, जो बड़े महत्वपूर्ण ऑर्गन है, वहां मिलता है। इसमें क्या होता है, देखिए उस तरीके को फिर समझिए। फिर मैंने वैसा का वैसा डायग्राम बना रखा, देखो ये है बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का भाग मैट्रिक्स, और ये साइटोप्लाज्म। बिल्कुल वही डायग्राम है, थोड़ा सा चेंज देखिए क्या हुआ। NaDH2 बना है, ये वापस किससे बने हैं, NaDH2, तो ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ साइटोप्लाज्म में और ग्लाइकोलाइसिस से बने। ग्लाइकोलाइसिस से जो NaDH2 बने ये पुनः NAD में कन्वर्ट किए जाते हैं और ये अपना जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को दे देते हैं, जो मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, याद करो फोटोसिंथेसिस में भी था। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये NaDH2 के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेकर के ये क्या करता है, मेलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है इसको। अब मेलिक एसिड के लिए झिल्ली पारगम्य है, तो मेलिक एसिड बड़ा आराम से बाहरी झिल्ली से, आंतरिक झिल्ली से होता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है। ये बिल्कुल अंदर ही आ जाता है, झिल्ली पर भी नहीं। वो तो मैंने कहा था झिल्ली पर ही, FADH2 झिल्ली पर बनता है, लेकिन ये अंदर आ जाता है। अंदर आकर के ये वापस ऑक्जेलो एसिटिक, मतलब इसी इक्वेशन का रिवर्स हो जाता है। ये वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये पुनः NAD से क्या बना देगा, NaDH2। ठीक है, क्योंकि ये की रिएक्शन यहाँ रिवर्स हो गई।
अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के लिए झिल्लियां बहुत अच्छी पारगम्य नहीं है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इसलिए कन्वर्ट होता है एस्पार्टिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड मजे से वापस बाहर आ जाता है, ये एस्पार्टिक एसिड और पुनः ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बदल जाएगा। ये क्रम ऐसे चलेगा, समझे। वहां क्या था, DHAP ने NaDH2 के हाइड्रोजन लिए और ग्लिसरॉल फास्फेट बना दिया, ग्लिसरॉल फास्फेट अंदर गया, हाइड्रोजन दे दिया उन्होंने FAD को, वापस DHAP बना और बाहर आ गया। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ने NaDH2 के हाइड्रोजन लिए और मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मैलिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, पुनः इसने हाइड्रोजन NAD को ही दिए और NaDH2 बना दिया और वापस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये एस्पार्टिक एसिड फिर बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये चक्र चलता रहता है। और एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में इसलिए आया क्योंकि इसकी थोड़ी पारगम्यता अच्छी, ये ज्यादा आसानी से अंदर आ जाता है। तो आप जरा यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ अंदर क्या बना, NaDH2, तो ये ETS द्वारा कितने ATP बनाएगा, 3 ATP। और यहाँ NaDH2 था तो इसमें 3 ATP बनाने की क्षमता है और 3 ही ATP बने, इसलिए यहाँ कोई ATP का लॉस नहीं होता। मेलेट एस्पार्टेट शटल में कोई ATP का लॉस नहीं है, ये ज्यादा अच्छा और विकसित प्रकार माना जाता है। कुछ हमारे महत्वपूर्ण कोशों, महत्वपूर्ण शरीर के अंगों जैसे कि किडनी में, लीवर में और हृदय में, इनकी कोशिकाओं में मेलेट एस्पार्टेट शटल देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए साइटोप्लाज्म के NaDH2 को माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में लाके ATP बनवाने के दो रास्ते हैं, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल, मेलेट एस्पार्टेट शटल। ज्यादा कौन सा मिलता है, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। ठीक है, मेलेट एस्पार्टेट शटल ज्यादा अच्छा, एफिशिएंट है, विकसित है, उसमें पूरे 3 ATP बनते हैं लेकिन वो कम पाया जाता है। ग्लिसरॉल फास्फेट शटल में 1 ATP का हमें नुकसान हो जाता है। तो ये दो प्रकार के शटल सिस्टम आपको ध्यान रखने हैं, समझ गए। अब हो सकता है आपको लगे NCERT में तो है नहीं, लेकिन देखिए ये एक सवाल हमेशा मन में रहता है कि ग्लाइकोलाइसिस के NaDH2 ETS में कैसे ATP बनाएंगे, तो इसका रास्ता कैसे है, ये खुद तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो लोग इसमें आते जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ये अपनी ऊर्जा उन्हीं को दे देते हैं। NaDH2 अपनी ऊर्जा यहाँ किसको दे रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को, क्योंकि उसको पता है कि ये अंदर जा सकता है मेलेट, तो ये मेलेट जब अंदर जाता है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ऊर्जा बनवा लेता है, ATP बनवा लेता है। तो हमें ये चीज हमेशा जब हम वायवीय श्वसन के कुल ATP कितने प्राप्त हुए ये गिनते हैं, तब हमें ये अंतर हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस के NaDH2 से 2 ही ATP बने हों या हो सकता है 3 ATP बने हों। अब ये निर्भर करेगा कि कौन सा शटल चला, आगे बात समझ में। तो शटल सिस्टम और ध्यान रखना है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो वायवीय श्वसन के साथ ही पढ़ी जाती है। अब अंत में हम वायवीय श्वसन का जरा हिसाब किताब कर लेते हैं। NCERT कहती है बैलेंस शीट, संतुलन चार्ट, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं कि पूरी हमारी वायवीय श्वसन में हमें कितने ATP का लाभ हुआ, कितनी हमारी ऊर्जा कन्वर्ट हुई, क्या बना। तो इसकी एक बैलेंस शीट बना लेते हैं अपन। तो ये हमें NCERT के अंदर भी दी गई है, वहां भी पढ़ लीजिएगा। बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन की बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन देखिए बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ आधारभूत तथ्यों को हमें स्वीकार करके चलना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि बकायदा ग्लूकोज से शुरू हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, उसके बाद में लिंक रिएक्शन हुई, क्रेब चक्र हुआ, ETS हुआ और सब कुछ, उसके बाद जाके ATP बने। तो अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से श्वसन शुरू कर रहे हैं अंत तक, तो हम कितने ATP प्राप्त करेंगे ये गणना करेंगे। लेकिन NCERT इसके लिए कहती कि पहले कुछ तथ्य मान तो लीजिए। क्या मानना है, पहले हमें यह मानना पड़ेगा भाई कि श्वसन हम सिर्फ ग्लूकोज से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि श्वसन तो और भी मॉलिक्यूल से शुरू हो सकता है। तो पहली चीज श्वसन ग्लूकोज से शुरू हो रहा है। फिर ये सारे स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ETS, सब एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से हो रहे हैं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। हमारी कोशिका में इतना सारा उपापचय कार्य चलता है कि ये जो चीज हम सोच रहे हैं ये आदर्श परिस्थितियां जरूरी नहीं है। ठीक है, साथ साथ भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं कि हमारी ये सारी स्टेप्स व्यवस्थित रूप से चली होंगी। ग्लूकोज से हमने श्वसन शुरू किया होगा। फिर मैंने बताया था आपको श्वसन एक एम्फीबोलिक प्रक्रिया है, क्रेब चक्र एक एम्फीबोलिक चक्र है, क्योंकि उसके कई मध्यवर्ती उत्पाद दूसरी चीजें बनाने में भी काम आ जाते हैं। अब आप सोचिए, आप तो ग्लूकोज से शुरू कर रहे हो और कोई मध्यवर्ती उत्पाद यहाँ से निकल के कुछ और बनाने लग गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए फैटी एसिड बनाने में काम आ गया, अमीनो एसिड बनाने में काम आ गया, तो हमारा श्वसन का ATP की गणना तो कम हो जाएगी ना। तो इसलिए हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि भैया कोई मध्यवर्ती उत्पाद इसमें से निकल के गया नहीं, कहीं बाहर नहीं गया,
तो पूरा तरीके से काम हुआ और कोई बाहर का उत्पाद भी अंदर नहीं आया, बस ग्लूकोज से शुरू किया वहीं से चलेगा। इतनी चीजें हमें मानकर चलनी पड़ेगी, तब हम एटीपी की गणना कर पाएंगे। तो बैलेंस शीट का मतलब यही है कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल द्वारा उत्पन्न किए गए एटीपी की गणना करना। इस गणना से पूर्व हमें कुछ आधारभूत तथ्य मानने होते हैं। मैंने ये 4-5 तथ्य लिखे, एनसीईआरटी ने भी 3 लिखे हैं, बात वही है सारी। ठीक है, सबसे पहले तो वायवीय श्वसन के सारे पद एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से संपन्न हो, सारे पद व्यवस्थित रूप से संपन्न हो, कोई रुकावट ना आए, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स चक्र, ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पूरा काम होना चाहिए ढंग से, कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, कोई क्रम टूटना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, तभी तो गिनेंगे पूरी मात्रा तो एटीपी की तब निकलेगी। इसके अलावा केवल ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रियाधार के रूप में उपयोग हो। देखिए, जब ग्लूकोज यूज होगा तो ही तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। हमने बताया था आपको, वसा से शुरू करोगे तो अलग तरीका है, प्रोटीन से शुरू करोगे अलग है, ग्लूकोज से ही शुरू करना है, तभी हम ये गिन रहे हैं, ये मानते हुए कि हम ग्लूकोज से श्वसन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कोई मध्यवर्ती उत्पाद श्वसनी क्रियाविधि को छोड़कर बाहर न निकले। बीच में कई सारे मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं जिनसे कई अच्छे प्रोडक्ट बन सकते हैं सेल में। हम जब यहाँ एटीपी गिन रहे तो हमने पहले मान के चला भाई हमारा कोई उत्पाद इधर उधर जाएगा नहीं, तभी तो हमें जितने एटीपी बनने वो मिलेंगे। और किसी अन्य प्रक्रिया का कोई मध्यवर्ती उत्पाद श्वसनी क्रिया में प्रवेश ना करे, न तो हमारी क्रिया का कोई निकले न किसी और का आ जाए। अब अपन तो ग्लूकोज से चालू कर रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड बना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना, उधर पता चला फैटी एसिड का भी विघटन हुआ और उसने भी एसिटाइल कोएंजाइम दे दिए। अब वो भी बाहर से आ गए तो यहाँ तो क्रेब्स चक्र बहुत सारे चलेंगे, तो एटीपी तो बढ़ जाएंगे हमारे, लेकिन वो एक ग्लूकोज की गणना मुश्किल हो जाएगी फिर। इसीलिए हम यहाँ मानकर चल रहे हैं कि पूरे प्रोसेस व्यवस्थित रूप से चले, कोई बाहर से कोई मध्यवर्ती उत्पाद बाहर न जाए या कोई बाहर का उत्पाद श्वसनी क्रिया में बीच में प्रवेश न करे। ठीक है, और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाला NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करे और उसका भी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो, जो मैंने अभी शटल सिस्टम बताया कि ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 भी माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में जाकर के ATP बनाए, तभी हमारी ATP की एक गणना सही निकल के आएगी। तो ये कुछ आधारभूत चीजें जो पहले हमने मान ली कि भाई प्रोसेस बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है, ग्लूकोज से शुरू हुआ, सारी स्टेप्स एक के बाद एक चल रही हैं, कोई मध्यवर्ती उत्पाद बाहर नहीं गया, कोई दूसरा उत्पाद अंदर नहीं आया, और साइटोप्लाज्म के ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 भी माइटोकॉन्ड्रिया में शटल सिस्टम द्वारा पहुंचा दिए गए ताकि इनके भी एटीपी बने। जब ये सारी चीजें हम मानकर चलेंगे तो हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं वो गिन पाएंगे। अब जरा गिन के देखते हैं, ये आधारभूत चीजें पता होनी चाहिए। अब जरा हम गिने इसको, तो अब शुरू से देख लेते हैं पूरा। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें पता है 4 एटीपी का निर्माण SLP द्वारा हुआ। SLP क्या था? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से 4 एटीपी बने थे, लेकिन शुरुआत में सक्रियकरण अवस्था में 2 एटीपी खर्च भी हो गए हमारे, तो वो भी ध्यान रखना कि 2 एटीपी का सक्रियकरण में उपयोग भी हो गया। 4 बने लेकिन 2 खर्च भी हो गए थे, तो नेट तो 2 ही बने, लेकिन साथ में 2 NADH2 का भी निर्माण हुआ था। ये ग्लाइकोलाइसिस का निष्कर्ष जो मैं ग्लाइकोलाइसिस में भी बता चुका हूं, मैं तो यहाँ वापस लिखा है खाली 2 NADH2 है। अब आप देखिए, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में शटल सिस्टम के द्वारा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ETS द्वारा जाएगा, तो ये किसकी मदद से जाएगा? ये जाएगा शटल के द्वारा। तो शटल के द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में जाएगा। अब अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से गया तो एक NADH2 से कितने एटीपी बनेंगे? 2। तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 एटीपी। ठीक है, अथवा ये और लिख रखा है इसीलिए हमने, या फिर अगर मान लो मेलेट एस्पार्टेट शटल से गया होगा तो ये NADH2 कितने एटीपी बनाएगा? 3, और 2 NADPH2 से बन जाएंगे 6 एटीपी हमारे। तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 या तो 4 एटीपी बनाएंगे या 6 एटीपी बनाएंगे। अब ये अथवा में चलेगा क्योंकि यहाँ 2 प्रोसेस है अपने पास। ठीक है, तो कुल मिलाकर ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी निर्माण गिन लेते हैं। तो 4 में से 2 तो घट गए, तो देखिए 4 तो ये रहे शुरू वाले, 4 और 6 क्या लिखे मैंने? ये या तो ये 4 या ये 6 ओब्लिक में, -2 कौन से लिखे अपन ने? जो उपयोग हो गए। तो कुल मिलाकर या तो 6 एटीपी बनेंगे या 8 एटीपी बनेंगे। ये ग्लाइकोलाइसिस का हमारा आउटकम है। तो ग्लाइकोलाइसिस में पूरा अगर हम एटीपी कन्वर्जन करें तो या तो 6 एटीपी का लाभ है या 8 एटीपी का, वो शटल पर निर्भर करेगा। ठीक है, और हमने वो 2 एटीपी यूज हुए वो भी माइनस कर दिए। ये ग्लाइकोलाइसिस का आउटकम हो गया। अब आते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बनते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, इसलिए यहाँ शटल की कोई जरूरत नहीं है, और ये NADH2 ETS में जाके 3 एटीपी बनाएंगे,
तो ये 1 से 3 एटीपी, तो 2 से बन जाएंगे 6 एटीपी, वाया ईटीएस बनेंगे 6 एटीपी। इसके 6 एटीपी का हमारा रिजल्ट हो गया। क्रेब चक्र पर आए तो क्रेब चक्र में एक स्टेप में एसएलपी द्वारा जीटीपी बनता है, उसी को हम एटीपी कह सकते हैं। तो एक क्रेब चक्र भी ध्यान रखिए कितनी बार होगी, एक ग्लूकोज के लिए तो 2 बार होगी। लिंक रिएक्शन भी कितनी बार होगी, 2 बार होगी, ये तो पहले बता चुका हूं। तो इसीलिए हमने दो जीटीपी लिखे हैं, 2 एटीपी या 2 जीटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बने। इसके अलावा एक क्रेब चक्र में 3 NADH2 बनते हैं, तो 2 क्रेब चक्र जब चलेगी तो 6 NADH2 बनेंगे। एक क्रेब चक्र में 1 FADH2 बनता है, तो 2 क्रेब चक्र में 2 FADH2 बनेंगे। तो 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP, ये है 2 क्रेब चक्र का परिणाम। तो जो 2 GTP है वो तो 2 ATP ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। 6 NADH2 सभी ETS में जाएंगे, 3 ATP प्रत्येक से बनेंगे, तो 6 × 18 ATP बनेंगे, ठीक है। और FADH2 से 2 ATP बनते हैं, तो 2 दूनी 4, ये 4 ATP इससे बनेंगे, तो 18 ATP, 4 ATP और 2 ATP, ये मिलाकर हो गए 24 ATP 2 क्रेब चक्र के। ये मैं पहले भी गिनवा चुका हूं आपको। तो अब देखिए यहाँ ग्लाइकोलाइसिस से 6 या 8 एटीपी, लिंक रिएक्शन से 6 एटीपी, क्रेब चक्र से 24 एटीपी। अब सबको जोड़ लेते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टोटल एटीपी आ जाएंगे। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कुल एटीपी का उत्पादन 6 या 8 एटीपी ये ग्लाइकोलाइसिस के, 6 एटीपी लिंक रिएक्शन के, 24 एटीपी क्रेब चक्र के, ठीक है। तो या तो 36 बनेंगे या 38 एटीपी बनेंगे, ठीक है। अभी जो एनसीईआरटी का रिसेंट वर्जन आया है उसमें एनसीईआरटी ने 38 एटीपी को जोड़ दिया है, इसलिए मैंने लिखा एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, 38 एटीपी, ठीक है। लेकिन उससे पहले वाली जो पुरानी एनसीईआरटी थी, पुरानी एनसीईआरटी, उसके अंदर इस एडिशन से पहले पुरानी एनसीईआरटी, पुराने क्वेश्चन, इनमें ज्यादातर केस में आपको 36 एटीपी लिखे मिलेंगे। लेकिन अब एनसीईआरटी ने इसको बदलकर क्या कर दिया, 38। मतलब एनसीईआरटी ये मान के चल रही है कि मेलेट एस्पार्टेट शटल चला, जबकि हमें तो पता है कि ज्यादा कोशिकाओं में तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलता है। इसीलिए तो इस एनसीईआरटी के इस एडिशन से पहले तक तो हम 36 एटीपी को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि ज्यादा कोशिकाओं में 36 बनेंगे, जिनमें मेलेट एस्पार्टेट शटल बनेगा उनमें 38 बनेंगे। लेकिन चूंकि अब एनसीईआरटी ने 38 ही कर दिया है, ये बैलेंस शीट एनसीईआरटी में भी बनी हुई है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि अपनी प्राथमिकता किसको देनी है, इसको प्राथमिकता देनी है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए अपन तो एनसीईआरटी के आधार पर आंसर देंगे, तो 38 एटीपी को प्राथमिकता देनी है। हाँ, अलग से पूछा जाए, अब आप देखेंगे मॉड्यूल में कुछ पिछले साल पुराने क्वेश्चन जो हैं उनमें 36 गए हुआ है आंसर। तो 36 को प्राथमिकता इसीलिए दी थी कि ज्यादा कोशिकाओं में तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलता है। अब ये भी थोड़ा सा दिक्कत तो रहेगी, लेकिन अब जो नए क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस पर मिलेंगे नीट में, तो आप 38 एटीपी को प्राथमिकता दीजिए। लेकिन 36 और 38 का अंतर क्यों आया, ये शटल की वजह से आया, ये आपको यहाँ बता रखा है ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। 36 या 38, ओके। तो ये तो हमारे पूरे के पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन का भाग हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये सब चीजें हैं यूकेरियोट में, मैं अगर आपको बात करूं प्रोकैरियोट में क्या होगा, तो ध्यान रखना प्रोकैरियोट में क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, नहीं। प्रोकैरियोट में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां बताया, मीजोसोम की झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो इसका मतलब वहां तो साइटोप्लाज्म में सारा काम हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में है, लिंक रिएक्शन क्रेब चक्र वो मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन सब वही, वहां माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो वहां पर ग्लाइकोलाइसिस के साइटोप्लाज्म के NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजने की जरूरत ही नहीं है, वहां शटल की जरूरत ही नहीं। इसलिए कोई आपसे अगर प्रोकैरियोट के अंदर श्वसन का उत्पाद पूछे तो ध्यान रखना प्रोकैरियोट के अंदर तो कितने रहेंगे, पूरे 38 एटीपी, वहां 36 का काम ही नहीं है, अपन लिख लेंगे भले। तो एक तो ये ध्यान रखना, पहले ये जो चीज है ये यूकेरियोट्स के लिए है, ये आप पहले चाहे तो लिख लें, ये यूकेरियोटिक जीवों के लिए हमने कोशिकाओं में एटीपी निर्माण पढ़ा है, ये यूकेरियोट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं, ये मैंने पूरी चीज शुरू से बता दी। कोई अब कहीं से भी शुरू करके पूछ सकता है, लिंक रिएक्शन से चलेंगे तो कितने एटीपी बनेंगे, इसमें कितने उसमें कितने, तो थोड़ा दिमाग लगाते चलना है। अब जैसे देखो इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं जो मैंने एक साथ यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। वायवीय श्वसन में अब आपसे पूछा जा सकता है कि यदि मैं श्वसन ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज से शुरू करूं तो कितने एटीपी बनेंगे, ऐसे, ठीक है।
यहाँ अपन क्या है 38 एटीपी के हिसाब से गणना कर रहे हैं, पहले ही मैं क्लियर कर दूं आपको। अब अगर ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज काम में आ जाए, एनसीईआरटी भी लिखती है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज या फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज भी किस में कन्वर्ट हुआ, एक एटीपी खर्च करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और एक और एटीपी खर्च, फिर वो ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में आइसोमराइज हुआ। ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप बता रहा हूँ कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया, एक एटीपी लगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट में एक और एटीपी लगा था, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, 2 एटीपी शुरू में खर्च हुए। अब अगर हमसे कोई कह रहा है कि एक फ्रक्टोज से अगर हम शुरू करें तो चाहे ग्लूकोज से शुरू करो चाहे फ्रक्टोज से शुरू करो, बात एक ही है। फ्रक्टोज से भी शुरू करोगे तो एक एटीपी खर्च करके पहले फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाओगे और एक एटीपी और खर्च करके फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बस एक स्टेप कम हो जाएगी। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट का जो आइसोमराइजेशन होता है वो नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूं। लेकिन एटीपी तो उतने ही खर्च हुए ना, 2, और बने भी उतने ही, तो वही बात है, इससे 38 एटीपी ही बनेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं 38 एटीपी के आधार पर गणना कर रहे हैं, क्योंकि अब एनसीईआरटी ने 38 पे ही सारी बात की है, तो 38 एटीपी के आधार पर ही गणना चल रही है और कुछ भी नहीं है। तो अगर एक फ्रक्टोज से शुरू करोगे तो जैसे ग्लूकोज से 38 बन रहे, फ्रक्टोज से भी 38 ही बनेंगे। हाँ, ग्लूकोज 6 फास्फेट या फ्रक्टोज 6 फास्फेट से शुरू किया तो अगर श्वसन यह आ जाए कि श्वसन में क्रियाधार ग्लूकोज 6 फास्फेट है, वहां से शुरू कर रहे हैं, एक ग्लूकोज 6 फास्फेट या एक फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अगर आपको ग्लूकोज 6 फास्फेट ही दिया गया है तो एक एटीपी कम खर्च करना पड़ेगा ना। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने में एक एटीपी लगता था, लेकिन अपना क्रियाधार अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट ही है तो वो एटीपी बच गया हमारा, एक एटीपी का ही खर्चा होगा, 2 का नहीं होगा। फ्रक्टोज 6 फास्फेट लोगे तब भी वही बात है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट आइसोमर। ठीक है, इनसे पहले एक एटीपी खर्च होता, अब वो नहीं होगा, बाद वाला एटीपी तो खर्च होगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने के लिए तो एक एटीपी चाहिएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हम शुरू में 2 एटीपी माइनस करते हैं, हम एक एटीपी माइनस करेंगे तो 38 की जगह कितने 39 एटीपी बन जाएंगे, एक बढ़ गया ना। 38 कब बन रहे थे, 38 कब बन रहे थे जब अपन ने ये 2 माइनस किए। अब अपने को अगर ग्लूकोज की बजाय ग्लूकोज 6 फास्फेट से शुरू करना तो 2 की जगह 1 ही माइनस करना पड़ेगा, और 1 माइनस करेंगे तो हमारा नेट आउटकम में 1 बढ़ जाएगा, 39 हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन, यदि यहाँ पर ग्लूकोज 1,6 बेस, ग्लूकोज नहीं सॉरी, ये यहाँ पर आएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से अगर हम शुरू करें, एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से शुरू करने पर 40 एटीपी बनेंगे, क्योंकि जब आप फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से शुरू करते हो, ये हमारा अगर क्रियाधार होता है तो 2 एटीपी जो पहले खर्च होते दोनों ही खर्च ना होंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसमें एक एटीपी, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में एक एटीपी। दोनों एटीपी जो हमारे यहाँ पर माइनस करने पड़ रहे थे ये नहीं करने पड़ेंगे, तो 2 एटीपी बढ़ जाएंगे एंड में, तो 40 एटीपी बनेंगे। तो ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। तो एक तो ये चीजें ध्यान रखना है कि शुरुआत कैसे करें। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि साहब हम तो पायरुविक एसिड से शुरू करेंगे तो कितने एटीपी बनेंगे। एक पायरुविक एसिड अगर श्वसन में भाग ले डायरेक्ट तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, पायरुविक एसिड आ गया डायरेक्ट, तो पायरुविक एसिड से क्या होगा, एक लिंक रिएक्शन और एक क्रेब चक्र। लिंक रिएक्शन में एक ही चल रहा है पायरुविक एसिड, तो एक NADH2 के 3 एटीपी, और क्रेब चक्र एक बार चलेगा तो 12 एटीपी बनते हैं एक चक्र में, तो 12 और 3 15 एटीपी बनेंगे एक पायरुविक एसिड से। अब देखो इसमें क्या है, एक पायरुविक एसिड से चलाओगे तो लिंक रिएक्शन भी एक बार चलेगी, तो यहाँ आ गया ना 6 की जगह 3 एटीपी, 24 की जगह 12, 12 और 3 15 एटीपी बनेंगे। और एक और प्रश्न हो सकता है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से अगर अपन शुरू करें, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरू करोगे तो लिंक रिएक्शन भी हट जाएगी, केवल क्रेब चक्र आ जाएगा। ठीक है, क्रेब चक्र में कितने 12 एटीपी बनते हैं एक बार के क्रेब चक्र, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक क्रेब चक्र चलेगा तो 12 एटीपी बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक पायरुविक एसिड से जब चलेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा एक लिंक रिएक्शन होगी और एक क्रेब चक्र होगा, इसलिए 15 एटीपी, और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से तो केवल एक क्रेब साइकिल ही चलेगी और कुछ नहीं, तो 12 एटीपी बनेगी। तो कहां से आप शुरू कर रहे हो तो अंत में कितने एटीपी मिलेंगे, इस पर क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको कुछ 4-5 मुख्य चीजें बता दी। ठीक है, ये केवल हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसलिए इनको ध्यान रखें कि कहां से शुरू करने पर क्या रहेगा। ओके, और इसके साथ साथ में
हम एक बात स्पष्ट रूप से मेंशन कर लें कि प्रोकैरियोटिक जीवों में, प्रोकैरियोटिक सेल में वायवीय श्वसन से 38 एटीपी बनेंगे। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसीलिए यहाँ वो शटल वाला काम नहीं है, शटल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें शटल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो ग्लिसरॉल फास्फेट वाला मैटर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखें 36 एटीपी कभी नहीं बनेंगे, 36 एटीपी नहीं बनेंगे, या सिर्फ 38 बनेंगे प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में दोनों संभावना, शटल चाहिएगा माँ इसलिए। तो ये तो हमारा वायवीय श्वसन, उसकी पूरी क्रियाविधि, साथ में शटल भी बता दिया मैंने, और फिर सारी मैकेनिज्म के कहाँ कहाँ हमारे क्या क्या ऊर्जा बनी, सबको लाकर गिना, एक बैलेंस शीट बनाई, कितने एटीपी हमें प्राप्त हुए। यूकैरियोट में या तो 36 या 38 और प्रोकैरियोट में टोटली 38। समझ में आ गई बात। तो ये पूरा का पूरा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का, श्वसन के इस चैप्टर का पहला बड़ा भाग। मैंने श्वसन को शुरू में ही वायवीय और अवायवीय, आक्सीय अनाक्सीय श्वसन दो भागों में बांटा था। हमने ये पहला भाग पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, आक्सीय श्वसन, जिसमें कि ग्लूकोज हमने शुरू किया, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और पूर्ण ऑक्सीकरण करा, अंत में CO2 H2O बने और अच्छी खासी मात्रा में ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त हुई। लेकिन हमने कहा था कि कई बार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने पर श्वसन अवायवीय भी चलता है, अनाक्सीय श्वसन भी होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हालांकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया नहीं है, वो बहुत छोटा काम है, उसमें ऊर्जा भी बहुत कम बनेगी और ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन में क्या खास बातें हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन या किण्वन कहा जाता है। अब एक पहली तो नाम में ही अपन थोड़ा सा इसको बात कर ले, कहीं तो अपन फर्मेंटेशन पढ़ते हैं किण्वन, और कई जगह अवायवीय श्वसन। एक्चुअली प्रोसेस दोनों एक ही है, ज्यादा अंतर कुछ नहीं है। बस हाँ ये है कि सजीव कोशिका के अंदर ये कार्य चल रहा है तो यह अवायवीय श्वसन है, कोशिका के बाहर अगर ये कार्य चल रहा है तो ये किण्वन कहा जाता है। बस इतना सा अंतर है, बाकी इसलिए अथवा में लिख देते दोनों को। ठीक है, तो ये अब अवायवीय श्वसन बात कर रहे हैं, वह श्वसनीय प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। पहली मुख्य बात, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, उसे किण्वन कहते हैं। ठीक है, तथा जीवित कोशिका के अंदर होने वाले किण्वन को, ये देखो साफ साफ लिखा मैंने, जीवित कोशिका के अंदर होने वाले किण्वन को क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन। तो इसलिए प्रोसेस वो कब हुई, कोशिका के अंदर हो रहा है तो हमारे लिए वो अवायवीय श्वसन की तरह कहा जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और बाहर हो रहा है तो किण्वन फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन काम नहीं आती। दूसरे शब्दों में इस श्वसन में ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं होता। बड़ी मजे की बात, हम लोग क्या जब श्वसन शुरू करते हैं तो अंतर बताने में यही रहता है कि साहब एक में ऑक्सीजन काम आएगी, एक में नहीं आती है। लेकिन जब हमने वायवीय श्वसन की पूरी क्रियाविधि पढ़ ली तो अब तो हमें समझ में आना चाहिए कि श्वसन काम कहाँ आती है। जनाब श्वसन तो एनसीईआरटी भी लिखती है, मैंने ईटीएस में पढ़ के बताया था कि भाई हम बार बार कह रहे हैं श्वसन में ऑक्सीजन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन साहब श्वसन में तो ऑक्सीजन बिल्कुल लास्ट में आती है, पूरा प्रोसेस होने के बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ग्रहण करके वाटर बना देती है। तो इसीलिए अंतिम हाइड्रोजन एक्सेप्टर या ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन काम ही नहीं आ रही। और वायवीय श्वसन में लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब मिलाकर वाटर बनता, ऑक्सीजन वहां काम आती। समझ गए, यहां नहीं आएगी। तो ये पूछा जाता है वहां एरोबिक रेस्पिरेशन में अंतिम हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन, ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतिम हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल होंगे, अभी बताएंगे कौन से, बट ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, अच्छा शुरुआत लगभग एक जैसी। मैंने ग्लाइकोलाइसिस में बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेप है वो वायवीय अवायवीय दोनों श्वसन में कॉमन है, यानी कि हमारा श्वसन वायवीय है या अवायवीय है, शुरुआत तो समान होती है। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद तय होगा कि अगर ऑक्सीजन है तो लिंक रिएक्शन क्रेब चक्र, नहीं है तो अवायवीय श्वसन हो जाए। तो ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप कॉमन होती है। इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तथा या तो इथेनॉल बन जाता है
लैक्टिक एसिड बन सकता है, ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड जैसे उत्पाद बनते हैं। CO2 मुक्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अवायवीय श्वसन में CO2 मुक्त हो इसकी गारंटी नहीं है। वायवीय श्वसन में तो CO2 मुक्त होनी ही होनी है, ठीक है, वहां पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, CO2 और H2 बनेंगे। यहां अपूर्ण ऑक्सीकरण है, CO2 H2 अंतिम उत्पाद नहीं है। और यहां पर अब निर्भर करता है किस प्रकार का अवायवीय श्वसन है। कुछ में तो एल्कोहल बन जाता है, कभी लैक्टिक एसिड बन जाता है, ये दो तो फिर भी कॉमन है। ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड जैसे उत्पाद भी बन सकते हैं, मतलब ये अपूर्ण ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन कुछ में निकलती है, कुछ में नहीं निकलती। तो CO2 का निकलना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अवायवीय श्वसन में CO2 मुक्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ऑक्सीकरण पूर्ण नहीं होता, इसीलिए ये उत्पाद बन जाते हैं इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, इस प्रकार के, ठीक है। अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कहाँ मिलता है अवायवीय श्वसन? तो ये कई सारे जीवाणुओं में, कई सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन होता है, फॉस्फोरस में। परजीवी जंतु हैं, कई सारे जंतु जो परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं, एस्करीज है, गोलकृमि, एस्करीज, टीनिया सोलियम, ये जो परजीवी जंतु हैं ये भी अवायवीय श्वसन कर लेते हैं। RBC हम जानते हैं। इसी तरह से मांसपेशियां, मसल्स या पौधों के कुछ भाग हो सकते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी होने पर अवायवीय श्वसन प्रदर्शित करते हैं। इनमें जरूरी नहीं है कि अच्छा, कुछ बैक्टीरिया हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, वो अवायवीय श्वसन ही करते हैं, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित हो तो भी नहीं करेंगे। वो अविकल्पी अवायवीय जीव हैं, उनके पास विकल्प नहीं है, वो तो अवायवीय रहेंगे। लेकिन बाकी जैसे हमारी मांसपेशियां और ये जो हैं, इनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कम है तो अवायवीय कर लेते हैं, नहीं तो फिर वायवीय भी कर लेंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी या अनुपस्थिति होने पर ये अवायवीय श्वसन प्रदर्शित करते हैं। बट ऐसा कहना जरूरी नहीं कि हमेशा अवायवीय श्वसन करें। हमेशा अवायवीय श्वसन वाले जो हैं ये कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। अब अपन इन अवायवीय श्वसन के, वैसे तो देखिए उत्पाद अलग अलग कई सारे हैं, हम यहाँ पर हमें एनसीईआरटी में दो मुख्य उत्पादों की बात करिए, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। एक अवायवीय श्वसन वो जिसमें इथेनॉल बनता है, उसे बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक किण्वन। एक अवायवीय श्वसन वो जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, उसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। ये दो एनसीईआरटी ने हमें समझाया है, तो हम दो पे बात करेंगे। बाकी ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड भी बनते हैं, उस पर इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो हम इसका पहला भाग लेंगे। इसके दो प्रकार के दे रखे हैं, ये दो प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें से पहला लेंगे एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मैंने पहले प्रोसेस ही समझा रखा और बहुत छोटा सा प्रोसेस है, ये ध्यान रखिए। वायवीय श्वसन जैसा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। मैंने कहा था ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, तो अब देखिए जरा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन शुरुआत कहां से हुई? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 6 कार्बन का कंपाउंड। पूरा ग्लाइकोलाइसिस अब दोबारा नहीं लिख रहा हूं, पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, सीधा बीच का एक उत्पाद लिखा है मैंने। एक जाग ग्लाइको ये टूटते हैं और 2 PgL बन जाते हैं। एक PgL को DHAP बनता बाद में, वो भी PgL में, तो 3 कार्बन के 2 PgL बनते हैं। इनको ट्रायोज फास्फेट भी कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन की शुगर। और फिर ये 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के, इस दौरान क्या हुआ, ये पहला वाला भाग है एक्टिवेशन फेज, याद कीजिए। इसमें 2 ATP बाकायदा खर्च हुए, देखो 2 ATP जा रहे हैं, 2 ADP निकले, ये सक्रियकरण फेज है। इसके बाद ऊर्जा बननी शुरू होती है। और भी स्टेप्स हैं इसमें, अपन ने डायरेक्ट लिख रखा है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे। अब कार्बन का लॉस नहीं है, 3 कार्बन। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल NAD के NADH2 में कन्वर्ट होंगे और 2 जगहों पर 2 ATP कुल मिलाकर के 4 ADP से 4 ATP बनेंगे। ये पूरा प्रोसेस ये है ग्लाइकोलाइसिस, जो हमने एक साथ ही लिख दिया, पहले पढ़ चुके, इसलिए पूरा डिटेल नहीं करा। इतना तो ग्लाइकोलाइसिस ये तो पहले पढ़ा हुआ है कि 2 ATP खर्च होंगे, 4 ATP बनेंगे SLP द्वारा और 2 NADH2 बनेंगे और 2 पायरुवेट बन गए। ये है ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद पायरुवेट जो है 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और इसमें एक मॉलिक्यूल CO2 का निकल आता है, कार्बन। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के हैं, तो 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकलेंगे और 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड। ये 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, दोनों मॉलिक्यूल से एक एक कार्बन निकल के CO2 बन गई। और CO2 निकली है, इसलिए एंजाइम क्या रहेगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड निकली है तो डीकार्बोक्सिलेज।
पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज से 2 CO2 निकलेगी और दोनों मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड में बदल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ लास्ट एक स्टेप होती है जहां 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होंगे, इथेनॉल में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर होगा इसका रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए। तो ये जो NAD NADH2 में कन्वर्ट हुआ था, यही NADH2 इस स्टेप में वापस, देखो मैंने तीर का निशान लगाया, यही NADH2 यहाँ काम आ गया और ये वापस इधर काम आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये NADH2 ETS में नहीं गया, ATP नहीं बनाए, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, ये तो अवायवीय शोषण है तो कहाँ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये तो यहीं का यहीं वापस काम आ गया एसिटाल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल बनाने में। एंजाइम अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज काम आता है और 2 कार्बन कंपाउंड इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इसके रिडक्शन के लिए जो हमें हाइड्रोजन चाहिए वो NADH2 प्रदान करता है। ठीक है, और ये इथेनॉल बन जाता है। तो ये 2 स्टेप बाद में और हुई है। देखो ग्लाइकोलाइसिस के बाद सिर्फ 2 स्टेप होती है और कार्य खत्म। पायरुवेट बदला एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल, और इस लास्ट स्टेप में ये 2 NADH2 पुनः काम आ गए। इसीलिए हम कहते हैं नेट गेन हमारा NADH2 तो गिनना ही नहीं। अब 2 खर्च हुए, 4 बने तो 2 ही बचे, 4 में से 2 माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ ज्यादा ATP नहीं, लेकिन हाँ प्रोसेस जल्दी से खत्म हो गया 2 स्टेप में। तो ये तीव्र गति से होता है, कम समय में ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसको प्रेफर कर सकते हैं, मांसपेशियां करती है। ठीक है, हालांकि इसी जितना अवायवीय शोषण है फटाफट निपटेगा और जल्दी होगा। फिर 2 स्टेप में खत्म होता है, ऊर्जा भी कम बनाता है, खत्म भी जल्दी हो जाता है। अब यहां आप देखिए इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक कॉमन सेंस की बात आती है कि भाई जब पायरुवेट से अपन ने ये इथेनॉल बनाया 2 स्टेप, इसमें न तो कोई ATP बना, न कोई फायदा हुआ, और बल्कि ये 2 NADH2 खर्च और हो गए। तो आखिर ये स्टेप कर क्यों रहे हैं? बस ग्लाइकोलाइसिस तक ही रोक देते ना, क्या समस्या थी? आगे बढ़ाने में तो नुकसान ही हुआ हमें। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर अंत में अल्कोहल क्यों बना? ये नहीं बनता तो क्या नहीं चलता? बिल्कुल नहीं चलता। अब मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। कारण ये नहीं है कि हमें अल्कोहल, बल्कि अल्कोहल जो होता है ये तो सेल के लिए हानिकारक और है। मतलब हानिकारक पदार्थ होते हुए भी बनाना पड़ रहा है। आप मजे की बात देखो, इसको बनाना पड़ रहा है, फायदा तो कुछ हुआ नहीं है। क्यों पड़ रहा है? देखिए, अगर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस 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 चलाते रहोगे, ठीक है, तो ADP तो फिर भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि और कामों में ATP यूज हो रहे तो वहां से ADP आ जाएंगे। NAD नहीं लाओगे तो NADH2 कैसे बनेगा? और जब तक NAD नहीं आएगा, NADH2 नहीं बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस पूरा नहीं होगा। ग्लाइकोलाइसिस पूरा चलाने के लिए हमें सतत रूप से NAD की सप्लाई करनी पड़ेगी, कोएंजाइम NAD। अब NAD कहां से लाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में काम हो नहीं रहा है, अवायवीय शोषण है, ऑक्सीजन है नहीं। तो इस NAD की सप्लाई को बनाए रखने के लिए हमें ये 2 स्टेप चलानी पड़ती है, और इस स्टेप में ये NAD का पुनर्निर्माण होता है और ये NAD इधर काम आता है। यदि हम चाहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस चलता रहे, क्योंकि ऊर्जा तो वही मिल रही है, इसके चलाने के लिए हमें NAD को पुनर्निर्मित करना होगा, रीजनरेट करना पड़ता है। और ये जो स्टेप है ये NAD के रीजनरेशन के लिए ही है, यहाँ और कोई फायदा नहीं है, बल्कि अल्कोहल तो हानिकारक है, लेकिन NAD को वापस बनाना है NADH2 से, तो ये रीजनरेशन ऑफ NAD है। इस वजह से ये कार्य आगे बढ़ता है और यहाँ आके खत्म होता है। अगर NAD प्लस का कोई और स्रोत आ जाए तो इसकी जरूरत ही नहीं है। समझ गए? इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, वो मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पर ध्यान रखने हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होता है, अब ये देख लीजिए। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि यीस्ट बहुत अच्छा उदाहरण है। यीस्ट जो किण्वन करता है वो एल्कोहलिक किण्वन होता है, इसीलिए तो बड़े बड़े व्यावसायिक उत्पादनों में अल्कोहल बनाने, शराब बनाने में यीस्ट का काम आता है। यीस्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। कुछ पौधों की कोशिकाएं भी हैं जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती हैं। जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं, पौधों की बात चल रही है। पौधे की वे कोशिकाएं जो कुछ समय के लिए, मान लो उनको ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन नहीं मिलती, देखो लिख रखा मैंने, जब वे अवायवीय परिस्थितियों का सामना करती है, पौधे की कोशिकाएं जब वो अवायवीय परिस्थितियां मतलब ऑक्सीजन की कमी का सामना करती है, कब? जैसे देखिए जड़ों की कोशिकाएं जब मृदा में अत्यधिक पानी भरा हो, वाटर लॉक्ड कंडीशन, जल प्लावन मतलब पूरा पानी भर दिया खेत में, जब मिट्टी में,
और कई दिन तक भरा पड़ा है, हम देखते हैं कि जब पानी भर जाता है पौधा सूख जाता है और बड़ा आश्चर्य लगता है, इतना पानी पानी हो रहा है, भरा हुआ है पानी बिल्कुल जल प्लावन, उसके बावजूद भी पौधे सूख गए, पौधे मर गए। एक्चुअली वो मरते हैं ऑक्सीजन की कमी से। जब पूरा पानी भरा हुआ तो मिट्टी में, हम कहते हैं मृदा में बीच बीच में जो अवकाश होता है उसमें वायु रहती है और जड़ें उसी ऑक्सीजन को यूज करके शोषण करती है। श्वसन तो जड़ों को भी करना पड़ेगा ना, ऊर्जा तो चाहिए। अब वहां पूरा पानी भर जाने की वजह से ऑक्सीजन खत्म और जड़ें जो है ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करती, अवायवी हो जाती है। फिर वो थोड़ा बहुत ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कर लेती है, लेकिन अंततः फिर भी पौधे की मृत्यु हो ही जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अत्यधिक मृदा वाली स्थिति में पौधे क्यों मर जाते हैं। पौधे की कौन सा भाग मरा, जड़ें पहले मरती हैं, उनको शोषण के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है और इसीलिए ये फिर अंत में मर जाती है। देखिए, जो दलदली क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं, मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि दलदली क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं उनकी जड़ें ऋणात्मक रूप से बाहर निकल आती है, ऋणात्मक वो हो जाती, प्रकाशानुवर्ती जड़ें बाहर आ जाती श्वसन के लिए, हवा लेने के लिए, उनको न्यूमेटोफोर कहते हैं। याद है कुछ, ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, पौधों में जब कोशिकाएं अवायवी परिस्थितियों का सामना करती है, जैसे जड़ों में जब मृदा में पूरा पानी भर जाता है, ऐसी स्थिति में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होने लगता है और बाद में जड़ें और पौधा मर भी जाता है या फिर यीस्ट करता है। तो कहाँ होता है ये ध्यान रखना है अपने को। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में रिसेंटली आया है। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में PgAl ट्रायोस फास्फेट हाइड्रोजन दाता होता है और एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन ग्राही है। मैंने आपको कहा था यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्राही नहीं है। वायवीय श्वसन में अंतिम हाइड्रोजन ग्राही ऑक्सीजन है या नहीं है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा है। 2019-20 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है कि इसमें देता कौन है और लेता कौन है। तो जरा इसका मैकेनिज्म देखिए। तो इसके मैकेनिज्म में NAD से NADH2 बना, तो ये हाइड्रोजन किसने दिए, इसने दिए ना। PgAl से पायरुवेट बना तो इसने दिए। PgAl क्या हुआ यहाँ पर, इसको तो इसने क्या कर दिया, रिड्यूस, और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रायोस फास्फेट या PgAl दोनों में से कोई भी नाम चलेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन देते हैं और लेता कौन है, लास्ट में एसिटल्डिहाइड ने लिया और किस में बदल गया, अल्कोहल में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दाता तो होगा ट्रायोस फास्फेट और हाइड्रोजन ग्राही होगा एसिटल्डिहाइड। ये अच्छे से ध्यान रखना, इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है नीट में। ओके, ये ध्यान रखना है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 भी मुक्त होती है और इस CO2 का तो हम यूज भी करते हैं। हमने कहा था ये यीस्ट काम आता है। यीस्ट देखिए शराब बनाने में काम आएगा क्योंकि एल्कोहलिक के नमन करता है, लेकिन साथ में CO2 भी मुक्त करता है और इसीलिए इसको बेकरी में भी काम है। इसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं और एक ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं। ब्रूअर्स यीस्ट तो इसलिए वो शराब बनाने में काम आता है, बेकर्स यीस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो CO2 मुक्त करता है। बेकरी में स्पंजी पोरस ब्रेड बनाने में इसका उपयोग होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। वहाँ क्या करते हैं, आटे के अंदर जब पानी डाल के आटा गूंदते हैं, साथ में यीस्ट मिला देते हैं और उस गीले आटे को रोटी की जैसे आटा गूंदते हैं ना, वैसे गूंद के रख देते हैं। 12th में एक चैप्टर आता है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें बताया गया है आपके। अब वो आटे में यीस्ट मिला करके और उसको गूंद के रख दिया, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो फूल जाता है, उसको डॉ कहते हैं। डॉ फूलता क्यों है, वो जो यीस्ट है, पानी डाला आपने, आटा में क्या है, स्टार्च, तो यीस्ट क्या करता है, पानी का यूज करते हुए, स्टार्च का यूज करते हुए किण्वन करता है, तो वो अल्कोहल बनाता है और CO2 बनाता है। अब वो CO2 उस गीले आटे में ही फंसी रहती है, तो आटा फूल जाता है उस CO2 की वजह से। ठीक है, और उसके बाद जब हम उसको गर्म करते हैं, सेकते हैं भट्टी में, तो सारी CO2, सारा अल्कोहल और ये CO2 जो है ये वाष्पीकृत होकर निकल जाता है और इसलिए पूरा आटा छिद्रित हो जाता, पोरस हो जाता और उसी के स्लाइस काट देते, ब्रेड बन जाती। तो ये मैंने लिखा है कि इसका उपयोग हम स्पंजी ब्रेड बनाने में करते हैं। ये सब इनके उपयोग हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट द्वारा जो किया जा रहा है उससे बड़े स्तर पर शराब बन रही है और बेकरी में इस दौरान जो CO2 ये मुक्त हो रही, इससे स्पंजी ब्रेड बनाने में काम आ रहा है। ये तो उपयोग भी है खैर इसके। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड व अंत में इथेनॉल बनने की यह क्रिया आवश्यक होती। अब मैं वो चीज समझा रहा हूँ जो मैं बता रहा था कि ये लास्ट वाली जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस के बाद वाली, ये क्यों ये जरूरी होती, क्यों जरूरी है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड NADH2 से हाइड्रोजन लेकर इथेनॉल में अपचयित हो जाता है और NAD+ बनाता है। अर्थात ये स्टेप NAD+ का पुनर्निर्माण करती है जिससे ग्लाइकोलाइसिस चल पाएगा।
इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस के बाद अल्कोहल जो बना वो इसलिए बना कि इससे NAD का पुनर्निर्माण हो गया और ग्लाइकोलाइसिस में ये काम आएगा और ग्लाइकोलाइसिस चल पाएगा। समझ में आई बात? एक ये बड़ी काम की चीज है, इसको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखने जो जरूरी चीजें, बस टू द पॉइंट वही लिखा है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की स्टेप्स ध्यान रखनी है। क्या वो तो ग्लाइकोलाइसिस ही है, बस 2 स्टेप आगे है और इनकी कुछ जरूरी बातें जो मैंने आपको बताई है ये ध्यान रखनी है। अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का भी एटीपी उत्पादन देख लें। तो एटीपी उत्पादन कितना हुआ? कुल एटीपी निर्माण 4 हुए SLP द्वारा और 2 खर्च हो गए, तो 4 - 2 नेट गेन कितना आ रहा है? 2 एटीपी का। बस NADH2 भी यहाँ पर एटीपी का निर्माण नहीं कर रहे हैं और जो एटीपी डायरेक्ट बन रहे हैं बस वही है और कुछ भी नहीं। तो ये तीव्र होती है लेकिन एटीपी का उत्पादन बहुत कम होता है। तो बहुत जल्दी अगर एटीपी चाहिए कम समय में तो फिर भी कई बार ये कर लिया जाता है, अदरवाइज तो इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं। अब देखिए, अब अंतिम उत्पाद अल्कोहल के बारे में मैंने कुछ बातें लिखी है, वो भी समझ लें। अल्कोहल कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, और जब ये 13% तक हो जाता है तो सेल की मृत्यु हो जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा। वैसे तो ये चैप्टर जल संबंध आता है आगे, उसमें आएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब अल्कोहल बना रही है सेल, ठीक है, तो सेल में 13% अल्कोहल होने के बाद कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। इसमें होता क्या है? देखिए, यीस्ट की जो कोशिकाएं हैं ये इससे ज्यादा अल्कोहल को झेल नहीं पाती है। इसके बाद क्या होता है, बाहर अगर अल्कोहल ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे केस में सारी ये जो यीस्ट कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य का वाटर जो है वो बाहर आ जाता है बहिर्पराशरण से और कोशिकाएं मर जाती है। एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज हमारा आगे काम आती है। हम यीस्ट का उपयोग करके किण्वन द्वारा उद्योगों में शराब बनाते हैं, ठीक है। तो शराब बनाते हैं यीस्ट डाल करके। हम देखते हैं कि ऐसे केस में 13% से ज्यादा यीस्ट आते ही अल्कोहल आते ही यीस्ट मर जाता है और आगे अल्कोहल की मात्रा अब नहीं बढ़ती। ऐसा जो अल्कोहल है जो यीस्ट की मृत्यु होने की वजह से यहीं आके रुक गया, इसको हम कहते हैं अनडिस्टिलेटेड अल्कोहल। ये एक तरह से नेचुरल अनडिस्टिलेटेड अल्कोहल है। अतः ये देखो, यीस्ट का उपयोग करके जब किण्वन से शराब बनाई जाती है तो 13% अल्कोहल के बाद यीस्ट मर जाता है। अतः ऐसी शराब में 13% से अधिक अल्कोहल नहीं मिलेगा और इसे अनडिस्टिलेटेड अल्कोहल कहते हैं। ये भी आपके 12th के चैप्टर जो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर है उसी में आएगा, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में यूज है। तो उसमें ये चीज बताई गई है कि अल्कोहलिक बेवरेज जो बनाते हैं, तो अपन ने जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया और यीस्ट डाल दिया, ये अल्कोहल बना रहा है। अब आप देखिएगा ऐसे में क्या 13% अल्कोहल आते यीस्ट मर जाएगा और अब और अल्कोहल बनना बंद हो जाता है। इस प्रकार की जो शराब है इसको अगर हम सीधे निकाल लेते हैं तो ये शराब कहलाती है अनडिस्टिलेटेड। अनडिस्टिलेटेड शराब में 2 प्रमुख नाम आते हैं, एक तो बियर आता है और एक वाइन आता है। बियर और वाइन दोनों अनडिस्टिलेटेड होती है। बियर जो है जौ से बनती है, उसमें तो बहुत ही कम अल्कोहल होता है, ठीक है, 3 से लेकर 6% तक, और वाइन में भी 12 से 13%। बस 13% ज्यादा तो हो गई नहीं, यीस्ट ही मर गया उसके बाद। अब बात ये आती है कि फिर जब अगर यही मर जाता है तो हम तो कई बार सुनते हैं कि जो और भी कई प्रकार के अल्कोहलिक पेय पदार्थ आते हैं उनमें तो 50%, 60%, 80% तक अल्कोहल होता है। अब आगे ज्यादा अल्कोहल वाली शराब कैसे बनती है? यीस्ट तो मर जाएगा। अब क्या करते हैं? अब करते हैं आसवन, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या करता है, वो जो 13% अल्कोहल थी उसमें से वाटर हटाता जाता है और अल्कोहल की सांद्रता बढ़ती जाती है। अब यीस्ट तो मर गया, अब जो सांद्रता बढ़ाएंगे वो हम अपनी विधि से बढ़ा रहे हैं, डिस्टिलेशन से। 13% से अधिक अल्कोहल वाली शराब डिस्टिलेशन से बनती है और इन शराब को हम कहते हैं डिस्टिलेटेड अल्कोहल। उनमें जीवित यीस्ट नहीं होता। ये जो अनडिस्टिलेटेड है इनमें तो फिर भी जीवित यीस्ट मिलेगा, डायरेक्टली ले लो भले, यीस्ट को नुकसान नहीं करता, ठीक है। और जो डिस्टिलेटेड अल्कोहल है जैसे बनाते हैं ये विस्की, रम, जिन, ये जितने भी हैं, ब्रांडी, ये सब में 50 से लेकर 80% तक अल्कोहल हो सकता है। ये सारे डिस्टिलेटेड है, आसवन द्वारा अल्कोहल की मात्रा बढ़ाते हैं और फिर इन्हें तैयार करते हैं। इनमें यीस्ट नहीं होता और ये तो यीस्ट तो 13% बाद ही मर चुका होता है। तो वैसे भी ध्यान रखना कि किण्वन की ये क्रिया और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो सेल के लिए तो हानिकारक है, और जैसे 13% के आसपास आती है सांद्रता और सेल मर जाती है, ठीक है। और इसी का उपयोग करके हम यीस्ट की मदद से शराब बनाते हैं। शराब 2 प्रकार की बनती है, 13% तक जो रहती है वो तो अनडिस्टिलेटेड अल्कोहल है,
इससे उच्च मात्रा की शराब डिस्टिलेशन से बनती है। ठीक है, तो ये एक जनरल चीजें हैं। किण्वन का मानव कई जगह यूज करता है, कई प्रकार के खाद्य उत्पाद, बेकरी उत्पाद बनाने में काम आ रहा है, शराब बनाने में काम आ रहा है। ये सब सूक्ष्म जीवों के उपयोग हैं। यीस्ट का इसमें सबसे ज्यादा यूज है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये जब कोशिका के बाहर हो रहा है तो किण्वन कहा जाता है, नहीं तो अवायवीय श्वसन है ये। ओके, तो ये हमारा पहला प्रकार हुआ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसके बाद आते हैं तो दूसरा आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन समझने के बाद लैक्टिक एसिड में ज्यादा कुछ नहीं बचता। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें भी देखो पूरा यहाँ तक का प्रोसेस तो वो का वही है। ग्लूकोज से पीजीएल ट्रायोसफॉस्फेट, उससे फिर पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के, 2 एटीपी काम आए, 4 एटीपी बने, 2 NADH2 बने। यहां तक का प्रोसेस तो हमारा वही है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से भी छोटा प्रोसेस है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पाइरुवेट के बाद 2 स्टेप हुई थी, पाइरुवेट से एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल। ठीक है, अब यहां तो क्या हो रहा है, पाइरुवेट से सीधा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लैक्टिक एसिड बना देता है बिना कोई CO2 मुक्त किए। 3 कार्बन का कंपाउंड, 3 कार्बन का कंपाउंड, यहां CO2 मुक्त नहीं होती। ठीक है, और ये 2 NADH2 जो यहां बने वही 2 वापस यहां काम आ गए। मतलब ये जो स्टेप है पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड की, इससे कोई फायदा नहीं है। ये स्टेप सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि हमें वापस NAD+ की प्राप्ति हो जाए, ताकि हमारा ग्लाइकोलाइसिस चलता रहे। समझ में आई बात? चीजें वही है जो पिछली बार थी, बस यहाँ एक स्टेप और कम हो गई तो और छोटा प्रोसेस है। और पाइरुवेट से सीधा लैक्टिक एसिड बन जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और ये NADH2 यूज करके NAD वापस बना देते हैं। ठीक है, तो PGL यहाँ पर हाइड्रोजन दाता हो गया। हाइड्रोजन दाता तो वही अभी भी PGL, लेकिन ग्राही कौन हुआ? पाइरुवेट। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्राही कौन था? एसिटल्डिहाइड। लास्ट में एसिटल्डिहाइड ने NADH2 लेकर के अल्कोहल बनाया। या एसिटल्डिहाइड, ये NADH2 कौन ले रहा? पाइरुवेट। पाइरुवेट ही तो बना रहा लैक्टिक एसिड। तो ये जो NADH2, इसीलिए पाइरुवेट या हाइड्रोजन ग्राही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, और CO2 मुक्त नहीं होती है, यहाँ CO2 मुक्त नहीं होगी। लैक्टिक एसिड का इतना उपयोग भी नहीं है। ठीक है, लैक्टिक एसिड ही बनाना हो तो हम इसको उद्योगों में काम में ले सकते हैं। बाकी अल्कोहलिक किण्वन जो है वो ज्यादा काम आता है हमारे लिए। मैंने बताया बेकरी में सब एल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड निर्माण में काम आ सकता है बृहद स्तर पर। बाकी ये जो है और भी छोटा प्रोसेस है, और तीव्र गति से अगर मैं ATP चाहिए तो यहाँ भी कितने ATP बनेंगे? वही बात है, ATP उत्पाद तो ध्यान रखिएगा, नेट ATP गेन कितना हुआ? टोटल ATP की बजाय तो अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं नेट ATP उत्पादन। नेट ATP उत्पादन कितना होगा? 4 - 2 यानी कि 2 ATP। तो वो तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो है वही आ रहेगा। ठीक है, अब देखो ये होती कहाँ है? ये होती है कुछ सूक्ष्म जीवों में, जैसे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो दूध में है, दही निर्माण में इनमें काम आता है, वहाँ लैक्टिक एसिड होता है। LAB कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ये मिल्क में डाला जाता है और इसका प्रोटीन का ये क्या कहते हैं कोगुलेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, मिल्क में जब हम दही का जामन डालते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क शर्करा लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बना देता है। ठीक है, लैक्टोज को वही तोड़ेगा वो ग्लूकोज गैलेक्टोज में, और फिर उसके बाद में ये चलेगा किण्वन का कार्य और लैक्टिक एसिड बनेगा। दूध में जब अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो दूध का प्रोटीन जो है वो कोगुलेट हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। और जब दूध का प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है तो उसका पानी अलग निकल जाता है, प्रोटीन गाढ़े अवक्षेप के रूप में आ जाता है, उसको हम कर्ड दही कहते हैं, दही निर्माण हो जाता है। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ जंतु कोशिकाओं एनिमल सेल में, विशेष रूप से मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मिलता है। मांसपेशियों में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं मिलता। ठीक है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मिलता है जब हम बहुत ज्यादा मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, एकदम ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप देखो हमारी सांस चलने लगती है, हाँफने लगते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा बहुत चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो क्या होगा? श्वसन की गति बढ़ेगी, और श्वसन की गति बढ़ेगी तो वायवीय श्वसन में तो टाइम भी लगता है और ऑक्सीजन भी खूब लेनी पड़ेगी। उसके बाद भी कई बार उतनी ऊर्जा नहीं बना पाते हैं, ऑक्सीजन की भी कमी रह जाती है, तो फिर अवायवीय श्वसन होने लगता है लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हमारी मांसपेशियां जब कभी ऑक्सीजन की कमी महसूस करती है
तो वो लैक्टिक एसिड की निर्माण करती है और ये लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में भर जाता है, तो इसीलिए बाद में हाथ पांव दर्द होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हाथ पांव दर्द होते हैं, इसी को हम फैटीग कहते हैं, मांसपेशियां दुखने लगती है। ठीक है, उसके बाद कुछ समय में 1-2 दिन में जाके वापस सही भी हो जाती है। ये लैक्टिक एसिड यहाँ से हट जाता है, ब्लड की मदद से लीवर में जाके उसको विघटित कर देते हैं। तो मानव में मांसपेशियों में इस प्रकार का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है जब मांसपेशियां ऑक्सीजन की कमी महसूस करती है, जब बहुत ज़्यादा रनिंग या एक्सरसाइज होती है तब, और नहीं तो लैक्टोबैसिलस तो कर ही रहा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके बारे में 1-2 चीज़ें और ध्यान रख लीजिए कि लैक्टिक एसिड का निर्माण, वही बात है, NAD के पुनर्निर्माण के लिए हुआ है, नहीं तो अदरवाइज हम लैक्टिक एसिड बनाते ही क्यों? पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड सिर्फ NAD के पुनर्निर्माण के लिए बन रहा है, इसलिए बनता है ये, और ग्लाइकोलाइसिस ताकि सतत रूप से चले। जो मैं बता रहा था वही मैंने अब आगे लिखा है। अत्यधिक एक्सरसाइज और मांसपेशियों के उपयोग के दौरान मांसपेशियों में अधिक ऊर्जा की प्राप्ति हेतु श्वसन दर बढ़ जाती है, बताया था अभी। ठीक है, ऐसे में कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस समय मसल्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने लग जाती है, मांसपेशियां लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने लग जाती है। लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो जाता है, जिससे मसल्स में दर्द, फैटीग उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए मांसपेशियां दुखने लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड ब्लड की मदद से यहाँ से निकाल के लीवर में ले जाकर नष्ट कर दिया जाता है, तब मांसपेशियों का दर्द कम हो जाता है। जब हम दबाते हैं, जब हाथ पांव दुखते हैं तो हम दबाते तो बड़ा आराम मिलता है, तो जब हम दबा रहे होते हैं तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है जो यहाँ भरा हुआ है, ये ब्लड में चलता है, ब्लड में जाता है, इसीलिए मालिश करने से, दबाने से मसल्स में आराम मिलता है। वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे ब्लड के द्वारा लीवर में स्थानांतरित करके विघटित कर दिया जाता है, तो वापस चीजें ठीक हो जाती है। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ठीक है, ये और भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से भी एक स्टेप कम है इसमें। तो एनसीईआरटी ने हमें 2 प्रकार के ये अवायवी श्वसन समझाए हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वैसे और भी कई सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया हैं जो और भी कई तरह के फर्मेंटेशन करते हैं, लेकिन अब वो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है। 1-2 पॉइंट हैं, उससे रिलेटेड मॉड्यूल में क्वेश्चन भी हैं, पहले कभी आते भी थे, अब एनसीईआरटी में चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, तो सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी सही 1-2 चीज़ें और ध्यान रख लीजिए, जैसे ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। आपको जो पॉइंट सीधे क्वेश्चन में आते हैं बस वो ध्यान रखना है कि कई बार फर्मेंटेशन में जैसे लैक्टिक एसिड बना उसके बजाय ब्यूटारिक एसिड भी बनता है, अपने को क्रिया विधि में नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना कौन सा बैक्टीरिया करता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम बैक्टीरिया ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। यीस्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। यहाँ क्या होता है, ये जो ब्यूटारिक एसिड है इसका एक बड़ा अच्छा उपयोग है, बस वो इसीलिए पूछा जाता है। इसका उपयोग फाइबर, जो जूट होते हैं ना, जूट के फाइबर, बोरियां वगैरह बनती हैं, जूट की रेटिंग में ये काम आता है। अब ये रेटिंग क्या चीज है, थोड़ा सा इसमें आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा समझ लें। ये जो जूट का पौधा होता है, लंबे लंबे पौधे होते हैं, और इसकी बाहर की जो छाल होती है, इसी में ये धागे होते हैं, ये तंतु, इसी को निकालते हैं और फिर इससे रस्सियां बनती, सूतली और ये रस्सियां बनती सारी। तो जूट का पौधा उगाया, देखो किसान करते क्या है, जूट का पौधा उगा, बंगाल वगैरह में खूब जूट की खेती होती है। अब वो जो उसका धागा है, रेशा, फाइबर ऐसे नहीं निकलता, अच्छे से चिपका हुआ रहता है, तो क्या करते हैं, उसके तने को लेते हैं, काट करके इनके पौधों के बंडल बना लेते हैं, तने के पतले पतले होते हैं, पूरा बंडल बना के वहीं खेतों के आसपास पानी भरा हुआ रहता है, रखा जाता है, गंदा पानी होता है, उसमें इनके जो तने हैं, पतले पतले तने जिन पर ये रेशे चिपके हुए हैं, उसको डुबा के रख देते हैं कुछ दिन। उस गंदे पानी में ये बैक्टीरिया होते हैं और वहाँ होता है ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। इससे क्या होता है, वो जो तने पर जो रेशे चिपके हुए हैं जूट के, उसके साथ में कई सारा और कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थ का ये क्या करते हैं, ये अपघटन कर देते हैं और रेशे मुक्त हो जाते हैं। तो मतलब एक तरह से कई दिन तक उनको पानी में डुबा के रखते हैं, फिर निकालते हैं तो बड़े आराम से जूट के रेशे निकल आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। तो ये रेटिंग में काम आता है। देखिए, पौधे तने की छाल में अवांछित कार्बनिक पदार्थ का विघटन करके तंतु मुक्त करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। ये रेटिंग है और इसमें इस फर्मेंटेशन का उपयोग है। उस पानी में ज्यादातर ये ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो ये केवल हमारे काम आ रहा है कि हम जूट के पौधे के तने में से जूट के रेशे निकालने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखनी। ऐसे का ऐसा ही एक और उपयोग है, चाय जो हम लोग यूज करते हैं। आप देखो, अगर चाय की तो पत्तियां होती हैं, तब पौधा जो होता है उसमें तो पत्तियां तोड़ी जाती हैं, और हम लोग जो घर पे चाय बनाते हैं, काले रंग के दाने होते हैं, वो कैसे बनता है,
चाय की पत्तियों को तोड़कर उससे जो चाय हम पीते हैं वो काले दाने वो बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं क्यूरिंग ऑफ टी। इसको क्यूरिंग कहा जाता है, जैसे इसको रेटिंग का है, इसको क्यूरिंग कहते हैं। तो वहां भी चाय की पत्तियों को तोड़कर जीवाणुओं के साथ रखा जाता है और किण्वन की ये प्रक्रिया जो है चाय के वो काले काले दाने बना देती है। तो इसमें भी वो ये जीवाणुओं द्वारा किण्वन प्रक्रिया से चाय की पत्तियों की प्रोसेसिंग होती है, इसको क्यूरिंग कहते हैं। इनमें सब में किण्वन काम आता है, इसलिए कभी कभी पूछ ली जाती है सामान्य ज्ञान के तौर पर, जूट की रेटिंग, फाइबर की रेटिंग में, चाय की क्यूरिंग में, इनमें इस प्रकार के किण्वन वाले ये बैक्टीरिया काम आते हैं। इनका उपयोग ही पूछा जाता है। देखो किण्वन काम तो कई जगह आ रहा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी काम आ रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक बनाने में काम आ रहा है, लैक्टिक एसिड बनाने में ये भी काम आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एसिटिक एसिड का निर्माण भी किया जाता है, एसिटिक एसिड किण्वन भी कहते हैं। इसमें भी अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देखिए बिल्कुल जो ईस्ट का एल्कोहलिक किण्वन है वही है, ग्लूकोज से ईस्ट का उपयोग किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और इथेनॉल बन गया। यहाँ तक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया जो अपन ने पढ़ा अभी। अब इस एल्कोहल में अब देखो यहाँ पर किण्वन बोल रहे हैं इसको, लेकिन अब यहाँ हमने ऑक्सीजन काम में ली और एक बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेके इथेनॉल से एसिटिक एसिड बना देता है और ये एसिटिक एसिड हमारे कई जगह काम आता है। एसिटिक एसिड निर्माण करता है ये बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये क्या करता है, किण्वन से बना हुआ एल्कोहल, इस एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाता है और इसमें वो ऑक्सीजन काम में लेता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, किण्वन। लेकिन ये एक ऐसा किण्वन है जिसमें लास्ट में जाके ऑक्सीजन काम आ रही, लेकिन ये प्रक्रिया अलग है। ये था हमारा मेन जो किण्वन था, इसमें ऑक्सीजन काम नहीं आ रही, इसलिए किण्वन बोला जाता है अवायवीय श्वसन। तो एसिटिक एसिड निर्माण हो, ब्यूटेरिक एसिड निर्माण हो, इस तरह की कई चीजें हैं, ये सब हमारे अवायवीय श्वसन या किण्वन के उत्पाद हैं। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी है, ये ध्यान रखिए। बाकी एनसीईआरटी ने अवायवीय श्वसन के तौर पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दिया है। तो वायवीय श्वसन, उसकी पूरी क्रियाविधि, उसकी बैलेंस शीट, कितने एटीपी प्राप्त हुए, शटल सिस्टम, सारा चीज पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद मैंने अवायवीय श्वसन बताया। अवायवीय श्वसन का ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस ही मेन होता है। उसके बाद तो केवल एनएडी का पुनर्निर्माण करना है, इसलिए पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड और अल्कोहल बना देते हैं, या फिर पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बना देते हैं ताकि एनएडी दोबारा बन जाए, ग्लाइकोलाइसिस चलता रहे। और इन सारे किण्वन के इन कार्यों में 2 एटीपी बनते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 मुक्त हुई है, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 मुक्त नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊर्जा भी नहीं, केवल 2 एटीपी का फायदा हो रहा है, ऑक्सीजन काम नहीं आ रही है और ये साइटोप्लाज्म में ही संपन्न हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ कोई काम नहीं है। तो वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और उनकी ये पूरी क्रियाविधि, ये हमारा चैप्टर का मुख्य भाग था और ये क्रियाविधि हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आगे के हिस्से में हम इसको पूरा करेंगे।